सब्सक्राइब कीजिए आर्ट क्रिएशन लाइब्रेरी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आज हम बहुत कम समय में सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के तहत हम सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण, उसके प्रमुख भौगोलिक स्थिति और उसके प्रमुख तथ्य और साक्ष्यों का अध्ययन करेंगे। नामकरण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता को कहीं कहीं हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले हुई, तो इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इस सभ्यता को कांस्य युग के भी नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए कांस्य युग कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता में कांस्य का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। और एक रोचक बात यह है कि इस सभ्यता में लोहे का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। अब हम अध्ययन करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। भौगोलिक स्थिति के साथ साथ हम अन्य 4 प्राचीन सभ्यताओं की भी स्थिति जान लेते हैं, जिसमें मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे अवस्थित है, यह पूर्वी उत्तरी अफ्रीका में है। दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता जो टाइग्रिस नदी के किनारे अवस्थित है, यह पूर्वी एशिया में अवस्थित है। तीसरी और सबसे बड़ी सभ्यता जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे है। इसके उत्खनन के अवशेष भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पाए गए हैं। चौथी सभ्यता चीन की सभ्यता है जो ह्यूंग ही रिवर अर्थात येलो रिवर के किनारे अवस्थित है। अब हम सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख उत्खनन स्थान को देख लेते हैं, जिसमें कोट दीजी पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब ज़िले में है, कालीबंगा राजस्थान में है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, मुंदीगाक, दम शदात, अमरी, गुमला, धौलावीर और लोथल। सिंधु घाटी की नगर योजना। यहाँ की नगर योजना बहुत ही सुव्यवस्थित थी। इस सभ्यता का विकास और विस्तार लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर त्रिभुजाकार में है। यहाँ की नगर योजना 2 भागों में विभक्त थी। पहला भाग, जिसे अपर पार्ट या पश्चिमी भाग कहते हैं, जहाँ के घर जो बने होते थे वो आकार में छोटे होते थे परंतु ऊंचे स्थान पर बने होते थे, जिसे दुर्ग कहा जाता था। यहाँ पे प्रशासनिक कार्य और अनाज के भंडार रखे जाते थे। दूसरा भाग जो पूर्वी हिस्से में होता था, जिसे निचला सदन या लोअर पार्ट कहते थे, जहाँ घर आकार में बड़े बनाए जाते थे और इसे नगर की संज्ञा दी जाती थी, जहाँ सामान्य जनजीवन और औद्योगिक कार्य किए जाते थे। नगर योजना में एक प्रमुख मार्ग होता था जो लगभग 33 फीट चौड़ा होता था और उस मार्ग से अनेक गलियां एक दूसरे को समकोण पे मिलती थीं, अर्थात 90 अंश पे मिलती थीं। सभी घरों के दरवाजे प्रायः गलियों में बनाए जाते थे ताकि धूल इत्यादि से बचा जा सके। सभी घरों में स्नान घर, शौचालय, आंगन की व्यवस्था होती थी और घरों के गंदे पानी को शहर से बाहर ले जाने के लिए सीवर या नाले का व्यवस्था किया गया था। कहीं कहीं 2 मंजिलें मकानें भी थीं। अब हम बात करते हैं यहाँ के ईंटों की। यहाँ के ईंट प्रायः एक ही आकार के होते थे, जिनकी लंबाई 10.5 इंच, चौड़ाई 5 इंच और ऊंचाई 2.5 इंच होता था। सिंधु लिपि, इस लिपि को ब्रुस्टोफेदम लिपि कहते हैं। इस लिपि में कुल 64 मूल अक्षर तथा 250 से 400 अन्य अक्षरें हैं। इस लिपि को लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार है। पहली लाइन दाहिने तरफ से प्रारंभ होती है तथा दूसरी लाइन बाएं तरफ से प्रारंभ हो जाती है तथा तीसरी लाइन दाहिने से और पुनः चौथी लाइन बाएं तरफ से प्रारंभ हो जाती है। प्रमुख अवशेष, सिंधु घाटी के कुछ प्रमुख अवशेष जो
अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे, परंतु फिलहाल इनको हम जान लेते हैं। पहला पशुपति मोहर, दूसरा कांस्य की नर्तकी, तीसरा योगी ध्यानी की प्रतिमा, चौथा मातृदेवी की मूर्ति, नरकबंध, धान चावल, वृष, अश्व इत्यादि अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसका समय 2700 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व है, और इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह अध्ययन पसंद आया या आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।